नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 106 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हम 3 प्रश्न जो है उसकी व्याख्या कर चुके हैं। आशा है वो तीनों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि मानवतावाद के विशेष संदर्भ में पुनर्जागरण से संबंधित विचारों के विकास पर चर्चा कीजिए। तो इससे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को समझें। पहले इसमें हम दो शब्दों को समझ लेते हैं, एक पुनर्जागरण काल क्या था यूरोप में और एक मानवतावाद क्या था। तो देखो, सबसे पहले पुनर्जागरण का समय समझते हैं। तो जो पुनर्जागरण काल था ये 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में था। इस समय से पहले का जो युग था वो डार्क एज था। और डार्क एज का मतलब यह है, अंधकार युग का मतलब यह है कि भाई धर्म का दबदबा होगा, चर्च का प्रभाव था, चर्च ने जैसा बोला लोगों ने मान लिया, वैज्ञानिक प्रगति नहीं होगी, व्यापार में बढ़ावा नहीं होगा। फिर कुछ लोग इन चीज़ों के खिलाफ बोलेंगे और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार से एक नई चीज़ें शुरू होंगी, समाज में ज्ञान विज्ञान शुरू होगा, धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लोग शिक्षा को महत्व देंगे, लोग लॉजिकल बातें करेंगे, लोग उस लोक की नहीं बल्कि इस लोक की बातें करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई समाज में पुनर्जागरण आ गया। यानी कि पुनर्जागरण का मतलब यह है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो कई बार बहुत सारे समाज क्या होते हैं, वहाँ पर धर्म का दबदबा होता है, ज्ञान विज्ञान की प्रगति नहीं होती है, लोग इस लोक से ज़्यादा उस लोक की चिंता करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। लोग पाप पुण्य की बातें करते हैं और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बात नहीं करते हैं, लोग लॉजिकल नहीं होते हैं। ये पूरी सिचुएशन डार्क एज की होती है। लेकिन जब लोग इस सिचुएशन से निकलते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं, वैज्ञानिक प्रगति होती है, लोगों के जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि भाई चीज़ें क्या हैं, अब जा रही हैं ज्ञान की ओर। यानी कि समाज का क्या हो रहा है, पुनर्जागरण, समाज हो रहा है जागृत। तो ये बात तो हो गई पुनर्जागरण की। अब ऐसे में जब पुनर्जागरण काल में जो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएंगे, बहुत सारे विषयों को ज्ञाता होंगे, वो होंगे मानवतावादी। वो कौन होंगे? मानवतावादी। तो पुनर्जागरण काल में मानवतावादी के संदर्भ में अब हमें चर्चा करनी है। तो आप समझ गए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, मानवतावाद का मतलब क्या होता है। तो देखो, पुनर्जागरण काल में मानवतावाद एक प्रमुख विचारधारा के रूप में उभरी। मानवतावादी विचारधारा ये कहती है कि मानव को केंद्र में रखकर विकास होना चाहिए, जबकि अंधकार युग में जो है वो गॉड को केंद्र में रखकर हो रहा है, चर्च का दबदबा है। जिस भी समाज में जिस भी धर्म का दबदबा होगा, लोग ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करेंगे, समझ लेना वो समाज डार्क एज में है, उसे पुनर्जागरण की जरूरत है। तो मानवतावादी विचारधारा मानव को केंद्र में रख रही है कि अगर मानव ही दुखी रहेगा तो फिर आप काय का स्वर्ग और काय का नर्क। तो मानव को केंद्र में, यानी कि मानव जीवित मनुष्य को कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं। यह आंदोलन 14 से लेकर 17 सेंचुरी में यूरोप में फैला। इसमें ज्ञान की बात की गई कि लोगों को ज्ञानी बनना पड़ेगा, कला का विकास करना पड़ेगा, साहित्य का विकास करना पड़ेगा, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करनी पड़ेगी। और इस तरीके से भैया रोम की संस्कृति आगे बढ़ने लगी, मानव के महत्व की बात करने लगे, मानव की क्षमताओं को बढ़ाने की बात करने लगे और हर मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए, इसकी बात होने लगी। तो मानवतावाद की मुख्य अवधारणा क्या है कि मनुष्य को केंद्र में रखा जाए। इसमें यह विचार शामिल था कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य में बुद्धि है, मनुष्य में तर्क है, मनुष्य में नैतिकता है, मनुष्य में सामर्थ्य है। इस विचारधारा के मध्यकालीन धार्मिक दृष्टिकोण को चुनौती दी गई। यानी कि मानवतावादी विचारधारा ने धार्मिक दबदबे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि धर्म का कार्य यह है कि हम मनुष्य बने हैं, अब मनुष्य का कार्य है कि वो धरती को धरती बनाए। तो आज भी जो धर्म, जो समाज धर्म के दबदबे में, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो अंधकार युग में जी रहे हैं। तो इसमें इस विचारधारा ने जीवन में ज्ञान का आधार ईश्वरीय और धर्म ग्रंथों पर हालांकि बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण में मानवतावाद का उदय। तो पुनर्जागरण में मानवतावाद का क्या उदय क्या हुआ? शास्त्रीय साहित्य का पुनरुद्धार हुआ, नई नई किताबें छपी, ठीक है। और इसके अलावा प्लेटो जैसे विचारों को पढ़ा जाने लगा, अरस्तु जैसे विचारकों के विचारों को पढ़ा जाने लगा, सिसिरो को पढ़ा गया, वर्जिल के कार्यों का अध्ययन किया गया। इटली में पैट्रॉक और बोकाचियो जैसे विद्वानों ने इन ग्रंथों को आगे बढ़ाया। शिक्षा और लॉजिकल चीजों को बढ़ावा दिया जाने लगा, तर्क को बढ़ावा दिया जाने लगा, अनुभव को बढ़ावा दिया जाने लगा। लिबरल आर्ट्स, व्याकरण, तर्क, इतिहास, दर्शन, इन सब चीजों पर आधारित था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पुनर्जागरण काल में व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाने लगा, मनुष्य की क्षमताओं पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है, बल्कि वो समाज का भी निर्माता है और विश्व का भी निर्माता है। कला और साहित्य में मानववाद। तो मानवतावाद के दौरान
जो कला थी अब उसमें यथार्थवाद आया। तो देखो पहले क्या था, पहले जो चित्रकारियाँ होती थी वो रियलिटी बेस पर नहीं होती थी, वो कल्पनाओं पे आधारित थी। लेकिन पुनर्जागरण काल में जो चित्र बनने लगे वो मानवीय भाव पर बनने लगे, मानवीय स्वभाव पर बनने लगे। अब जैसे मान लो कोई चित्रकारी किसी प्रकृति के ऊपर की जा रही है तो वो क्या होगी, कल्पना लोक की होगी। लेकिन कोई चित्रकारी ऐसी हो जिसमें गरीबी दिखाई जाए, लोगों के इमोशंस दिखाए जाएं, ठीक है, खुशहाल जीवन दिखाया जाए, दुखहाल जीवन में क्या अंतर होता है ये बताया जाए, तो हम कहेंगे यथार्थवादी कला है। तो पुनर्जागरण काल में कई चित्रकार थे, जैसे महान लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। इन्होंने मानव शरीर की सुंदरता को यथार्थवाद के रूप में चित्रित किया। इन्होंने मानव जीवन के रिलेटेड बहुत सारी चित्रकारी बनाई। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा नाम के चित्र के लिए जाना जाता है। इन्होंने मनुष्य की भावनाओं और प्रकृति को उजागर किया। इसके अलावा पुनर्जागरण काल में बहुत सारे लेखक आए जिन्होंने साहित्य की रचना की, जैसे दांते, शेक्सपियर, एरास्मस। इन्होंने मानवीय भावनाओं, मानवीय सोच, मानवीय इच्छाओं को प्राथमिकता दी। सबसे बड़ी बात है कि पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक विचारों का विकास हुआ। गैलीलियो जैसे विचारक, कोपरनिकस जैसे विचारक, इन्होंने प्रकृति को समझा। जहां पहले चर्च ये कहता था कि जो अर्थ है हमारी वो स्टेबल है, अर्थ पापों से भरी हुई है और सूर्य समेत सारे ग्रह, इसके सूर्य और सारे ग्रह जो हैं ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस ने कहा ये तो गलत है, कोपरनिकस ने कहा ये गलत है, अर्थ स्टेबल नहीं है, अर्थ तो अनस्टेबल है, अर्थ तो घूम रही है जबकि सन के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी गई, धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रभाव हुआ, धार्मिक कट्टरता कम हुई और लोग ज्ञान विज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगे। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि पुनर्जागरण काल में मानवतावाद ने मनुष्य के महत्व को स्थापित किया। उन चाहे समाज में, कला, विज्ञान, दर्शन, हर चीज में मानवतावादी चीजों को पढ़ने लगे। यह विचारधारा धार्मिक परिधि से बाहर थी और आधुनिक युग को नींव रखने में सहायक बनी। जो इस पुनर्जागरण काल से देश निकल गए, आज वो समाज डेवलप है, और जो आज भी अंधकार युग में जी रहे हैं वो सबसे बुरी तरीके से जीवन में प्रभावित हैं। धर्म है, धर्म नैतिकता के रूप में होना चाहिए, धर्म का दबदबा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है कि धर्म सुधार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। धर्म सुधार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है। तो देखो, धर्म सुधार यूरोप में 16वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन है जिसमें ईसाई धर्म में बहुत गहरे परिवर्तन आ रहे हैं। शुरुआत में ईसाई धर्म में क्या था, रोमन के जो कैथोलिक चर्च थे इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने जो प्रथाएं बना रखी थी समाज में वही प्रथाएं चल रही थी, और जो भी इन प्रथाओं को चुनौती देता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन कुछ विचारकों ने चर्च के आगे झुकना मना कर दिया। उनमें से एक थे मार्टिन लूथर, एक थे जॉन कैल्विन, और भी बहुत सारे सुधारक थे जिन्होंने धार्मिक प्रथाओं में जो कमियां थी उनका विरोध किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया, चर्च के नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाई। इतना ही नहीं, ये जो आवाज थी वो धार्मिक स्वतंत्रता की थी, व्यक्तिगत विश्वास की थी, बाइबल की सर्वोच्चता पर आधारित थी। यानी कि जब आप धर्म सुधार की बात करोगे तो ये आंदोलन जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में चला था, यह आंदोलन चर्च के खिलाफ चला था, चर्च के दबदबे के खिलाफ चला था, क्योंकि चर्च अपनी मनमानी करने लगा था। बहुत सारी जमीनें चर्च के नियंत्रण में थी, किसानों को टैक्स भी देना पड़ता था चर्च को, और पाप स्वीकारोक्ति पत्र कि आपने पाप किया है तो उसका भुगतान करोगे आप कहाँ, चर्च में। तो इस तरीके से चर्च का जो दबदबा था उसके खिलाफ जो आंदोलन वो धर्म सुधार आंदोलन है। इसमें एक बड़ा नाम है जिनका नाम है मार्टिन लूथर। इन्होंने 95 थीसिस के नाम से एक प्रकाशन किया था जिसमें उन्होंने रोमन चर्च के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और उसका विरोध भी किया था। धर्म सुधार के प्रभाव क्या रहे, धर्म सुधार का प्रभाव ये रहा कि सबसे पहली बात तो यह कि प्रोटेस्टेंटवाद आया यूरोप में। प्रोटेस्टेंटवाद के आने की वजह से ईसाई धर्म में विभाजन हो गया, एजुकेशन को बढ़ावा मिला। सुधारकों ने बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने पर जोर दिया ताकि आम जनता भी धर्म को समझे। ये नहीं कि कोई भी बंदा आया और धर्म की व्याख्या कर दी, कोई बंदा धर्म का ठेकेदार बन गया, जनता ने वो किताबें नहीं पढ़ी पर जनता मान रही है, तो इससे साक्षरता बढ़ी। व्यक्तिगत धर्म बढ़ा, यानी कि मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर आपको प्रभु को पाना है तो किसी बिचौले की जरूरत नहीं है आपको, आप क्या करें, आप स्वयं जो है धर्म की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, आपको प्रभु मिल जाएंगे। ईसाई धर्म को तो बढ़ावा दिया गया लेकिन अब नए तरीके से। अब लोग चर्च पर निर्भर नहीं है बल्कि अपनी मान्यता है, जो मर्जी माने और जो मर्जी ना माने। सबसे बड़ी बात रही कि धर्म सुधार में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला। हालांकि शुरुआत में महिलाओं की भूमिका सीमित थी लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे करके महिलाओं की भूमिका बढ़ी। राजनीतिक प्रभाव यह पड़ा धर्म सुधार का कि पहले जो राज्य था यानी कि राजा भी चर्च के अंडर में आता था, चर्च से ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता ही नहीं थी, चर्च का मुखिया था पॉप। अब चर्च अलग हो गया और राज्य अलग हो गया, यानी कि धर्म अलग हो गया और राजनीति अलग हो गई। धर्म सुधार ने यूरोपीय राज्यों में चर्च की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया, यानी कि चर्च का जो पहले पॉलिटिकल पावर थी वो खत्म हो गई।
अब राजाओं की पावर शुरू हो गई है, नेताओं ने धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। यूरोप में धार्मिक विभाजन हुआ, युद्ध और संघर्ष बढ़ा। 30 साल का युद्ध चला और इंग्लैंड में तो बहुत तगड़ा धार्मिक संघर्ष हुआ था। प्रोटेस्टेंट राज्यों का उदय हुआ, और प्रोटेस्टेंट राज्य ऐसे राज्य थे जहां कैथोलिक चर्च का प्रभाव कम था। नए नए राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, धर्म के आधार पर बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए। आर्थिक प्रभाव यह था धर्म सुधार का, कि जो चर्च ने बहुत सारी संपत्ति अपने कंट्रोल में कर रखी थी भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर, ठीक है, वो संपत्ति जो है वो गरीबों में वापस से बांटी गई। जैसे आज भी कुछ विशेष धर्मों में बहुत सारी संपत्ति का नियंत्रण खुद अपने हाथ में ले लिया जाता है, और गरीब जो है वो किराए पर, फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो चर्च की संपत्ति का इस तरीके से हस्तांतरण किया गया ताकि गरीबों को वो सारी प्रॉपर्टी मिल सके। हालांकि ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं हुआ। ये संपत्तियां राजा और स्थानीय नेताओं के नियंत्रण में आ गई, आर्थिक शक्ति बढ़ी, चर्च की पावर थोड़ी सी कम हो गई। सबसे खास बात यह थी कि धर्म सुधार का उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, मध्य वर्ग का उदय हुआ, मिडिल क्लास को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्म सुधार ने पूरी की पूरी यूरोपीय इतिहास में परिवर्तन कर दिया। धार्मिक परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, राजनीति में परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, लिटरेसी यानी कि शिक्षा को बढ़ावा मिला, समाज में आधुनिकता आई, और धीरे धीरे करके आज आप देख रहे हो यूरोप सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट में से एक है। तो अगर इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं आशा करता हूँ वो क्वेश्चन आप कर दोगे। एग्जाम टाइम में वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाणिज्यिक क्रांति पर लेख लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो इस पीडीएफ का है वो ये है कि वाणिज्यिक क्रांति पर लेख लिखिए। तो जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ते हो तो 16 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में व्यापार जगत में बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला। ये जो व्यापार को बढ़ावा मिला इसे ही हम वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। यूरोप में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और पूरे विश्व के व्यापार के नेटवर्क को ही बदल दिया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वाणिज्यिक क्रांति पर लेख लिखिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वाणिज्यिक क्रांति हुई क्यों। तो वाणिज्यिक क्रांति के कारण क्या थे। वाणिज्यिक मतलब होता है कमर्शियल, इंग्लिश बोलते हैं कमर्शियल। तो देखो व्यापार क्यों बढ़ा यूरोप में, तो पहला कारण उसका यह है कि नए नए समुद्री मार्गों की क्या हुई, खोज हुई। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में भी पढ़ा था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने भारत, अमेरिका और एशिया तक नए समुद्री मार्ग खोजे। वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे लोगों के माध्यम से नए नए समुद्री यात्राओं के बारे में पता चला। तो जब नई समुद्री खोज हुई तो वहाँ से नए नए रॉ मटेरियल्स मिले, फिर उसका क्या हुआ, बड़े पैमाने पर व्यापार को भी बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद, स्पेन और पुर्तगाल ने कई छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में कर लिया और वहाँ से सोना, चांदी, मसाले, नई फसलें ये सब यूरोप में आने लगी, जिसकी वजह से यूरोप में व्यापार एकदम से बढ़ने लगा। हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं यूरोप में व्यापार तेज गति से बढ़ने लगा, क्यों, आखिर वाणिज्यिक क्रांति क्या थी। अमेरिका से सोने और चांदी ने बड़े पैमाने पर यूरोप में मुद्रा आपूर्ति को भी बढ़ाया, जिसे इतिहास में प्राइस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नई नई कंपनियों का उदय हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर शेयर लगाए गए, पैसा लगा, और फिर वो कंपनियां अपने अपने निवेशों को स्थापित करने लगी और फिर वहां से अपना प्रॉफिट कमाने के लिए व्यापार को बढ़ावा देने लगी। इन कंपनियों ने यूरोप, एशिया, अन्य क्षेत्रों के बीच में व्यापार नेटवर्क को बढ़ावा दिया। बैंकिंग प्रणालियों का विकास हुआ, शेयर बाजार, बीमा कंपनियों का विकास हुआ। वाणिज्यिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। वाणिज्यिक क्रांति का प्रभाव ये पड़ा कि बड़े पैमाने पर पूंजीवाद का विकास हुआ, निजी व्यापार को बढ़ावा मिला, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, प्रॉफिट को बढ़ावा मिला, विश्व का एक बाजार बना। इस क्रांति ने व्यापार को स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित किया, यानी कि पहले जो व्यापार लोकल लेवल पर होता था अब वो व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर होने लगा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका जहाँ पहले कभी अलग अलग थे अब वो व्यापार के माध्यम से जुड़ गए। पूरा विश्व जो है एक व्यापारिक जाल में बंध गया। हालांकि इससे महंगाई भी बढ़ी। सामाजिक प्रभाव ये पड़ा कि जब व्यापार का बढ़ावा मिला, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला, तो बैंकर्स, मिडिल क्लास, उद्यमी, ये सब लोग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़े। हालांकि जो मजदूर वर्ग थे उनके लिए रोजगार के अवसर तो नए पैदा हुए, लेकिन उन्हें मजदूरी बहुत कम दी गई, काम के घंटे अनिश्चित थे, बड़े पैमाने पर इन लोगों का शोषण भी किया गया। राजनीतिक प्रभाव ये था कि देशों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जहां फ्रांस चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा देशों का कंट्रोल हो, ब्रिटेन चाहता था मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा देशों का कंट्रोल हो, स्पेन, पुर्तगाल चाहते थे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा देशों का कंट्रोल हो, और इसी वजह से संघर्षों को भी बढ़ावा मिला और आगे चलकर ये संघर्ष विश्व युद्ध तक पहुंच गए।
विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा कि अमेरिका जैसे देश भी एशिया के कई सारे देश जो हैं यूरोपियन जीवन शैली में आ गए, यानी कि यूरोपियन कल्चर के कांटेक्ट में आ गए और विश्व की संस्कृति में विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वाणिज्यिक क्रांति पर लेख लिखिए। तो सबसे पहले आप बताओगे भाई वाणिज्यिक जो क्रांति है वो 14 सेंचुरी के बाद, माफ कीजिएगा 16 सेंचुरी के बाद शुरू हुई है, 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। इसमें यूरोप में व्यापार में नाटकीय रूप से परिवर्तन आए हैं। इसका कारण क्या था? नए नए समुद्री मार्गों की जो खोज हुई, जिससे नए नए क्षेत्रों के बारे में पता चला, नए रॉ मटेरियल्स के बारे में पता चला, मैन्युफैक्चरिंग हुई, सामान बनना शुरू हुआ, बाजारों की खोज हुई, छोटे छोटे देशों का अपना उपनिवेश बनाया गया, सोने और चांदी का आगमन हुआ। इतने ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो कंपनियां हर देश ने, लगभग यूरोपियन देशों ने कंपनियां बनाई। बैंकिंग सेक्टर का उदय हुआ। प्रभाव ये पड़ा कि पूंजीवादी प्रणाली शुरू हुई, पूरा विश्व व्यापार के एक नेटवर्क में जुड़ गया। नए नए वर्गों के उदय हुआ, जहाँ पहले एक गरीब लोग होते थे और एक अमीर, यानी कि एक किसान होता था और एक पूंजीपति होता था। वहीं बदलाव अब ये आ गया कि बड़े पैमाने पर लोग नौकरी पेशा वाले होने लगे, मजदूर वर्ग में वृद्धि हुई, हालांकि इनका शोषण भी हुआ। राजनीतिक प्रभाव भी ये हुआ कि इन देशों के बीच में कंपटीशन हुआ कि किसके सबसे ज़्यादा उपनिवेश होंगे, जिसकी वजह से युद्ध को भी बढ़ावा मिला। तो मैं आशा करता हूँ अगर वाणिज्यिक क्रांति वाला एक क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी कर देंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी निरंकुशवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं हम, है ना। तो निरंकुशवाद का मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर राजा के पास होगी, राजा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, राजा अपनी मन की मर्जी से शासन को चलाएगा। ठीक है। अब पश्चिमी का मतलब है यूरोपियन। तो चाहे क्वेश्चन पूछ ले यूरोपियन निरंकुशवाद क्या था, चाहे क्वेश्चन पूछ ले पश्चिमी निरंकुशवाद क्या था, बात एक ही है। तो देखो पश्चिमी निरंकुशवाद की अवधारणा जो थी वो 17th-18 सेंचुरी में यूरोप में आई और ये एक ऐसी राजनीति प्रणाली थी जिसमें शासन पर पूरी तरीके से राजा का कंट्रोल था। इसे पूर्ण राज सत्ता भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में राजा को ईश्वरीय अधिकारों का प्रतिनिधि माना जाता है कि भाई ईश्वर ने सारे अधिकार राजा को दिए समाज को चलाने के लिए। यह माना गया कि राजा का शासन जो है वो संविधान से ऊपर है, संसद से ऊपर है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राजा को कंट्रोल नहीं कर सकती। किसमें? निरंकुशवाद में। इस प्रणाली में क्या हुआ? फ्रांस में, स्पेन में, रूस में, ऑस्ट्रिया में, ये सारी देशों में ये प्रणाली हावी रही जहां राजाओं को पूरा कंट्रोल दिया गया। इसका प्रमुख ये सिद्धांत था कि ईश्वरीय अधिकारों का सिद्धांत, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थे, यानी कि ईश्वर ने सारे अधिकारों का जो सोर्स है वो राजा को दिया है। राजा ही जो है वो ईश्वर द्वारा सत्ता प्राप्त करता है और वो अपने कार्यों के लिए सिर्फ ईश्वर के प्रति जिम्मेदारी करता है, जनता से उसका कोई लेना देना नहीं, जनता को अपने कंट्रोल में रखेगा। पश्चिमी निरंकुशवाद की विशेषताएं क्या थी? तो पश्चिमी निरंकुशवाद की पहली विशेषता तो ये होगी कि राजा सर्वोच्च है, उसका सत्ता पर पूरा नियंत्रण है, कोई भी संविधान राजा से ऊपर नहीं है, सत्ता पूरी तरीके से राजा के अंडर में, वही कानून बनाएगा, वही लागू करेगा और वही न्याय भी देगा। राजा किसी प्रकार से संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करेगा, जो उसे सही लगेगा वो करेगा। ईश्वरीय अधिकारों का सिद्धांत हमने बात कर ही ली। अगली बात यह है कि स्थानीय सेना का गठन। राजा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक स्थायी सेना बनाएगा। ये सेना पूरी तरीके से वफादार होगी राजा के प्रति। सेना का उपयोग सिर्फ युद्ध के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर अपने देश में भी विद्रोह हो रहा है, अपने देश में भी राजा के खिलाफ कोई जा रहा है, तो उसे दबाने का काम भी सेना ही करेगी। शासन का जो स्वरूप होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी केंद्रीय शासन होगा। सारी शक्तियां क्योंकि राजा के हाथों में होगी। क्षेत्रीय राजाओं को कोई भी शक्ति नहीं होगी, अधिकारियों का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। राजा ही धर्म की स्थापना करेगा, राजा ही न्यायपालिका की स्थापना करेगा, राजा ही व्यापार को बढ़ावा देगा, राजा ही शिक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है। इसके अलावा राजा जो है वो भव्यता का जीवन जिएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, विलासता का जीवन जिएगा। वो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए भव्य महल बनवाएगा और ऐसा फ्रांस में हुआ है खास तौर पर। इसके अलावा न्याय और पूरा का पूरा जो टैक्स सिस्टम है वो भी राजा के अधीन होगा। राजा की इच्छा ही राजा के आदेश होंगे और राजा के आदेश ही राजा के कानून होंगे। कर लगाने का उसे अधिकार होगा, जितना मर्जी उतना वो कर लगा सकता है और जनता पर भारी कर भी लगाएंगे। कुछ राजाओं के उदाहरण हैं, जैसे फ्रांस में लुई 14वां, इसने अपने आप को सूर्य राजा बनाया है, इसने कहा मैं ही राज्य हूँ। स्पेन में फिलिप द्वितीय ने यही कहा और निरंकुश शासन को बढ़ावा दिया। रूस में पीटर महान और कैथरीन महान ने निरंकुश शक्तियों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से पश्चिमी निरंकुशवाद शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजा को ये कहा गया है कि उसे ईश्वर ने शक्ति प्रदान करी है, इसलिए राजा का आदेश ही सर्वोपरि है, राजा से ऊपर कोई नहीं है। हालांकि
18 सेंचुरी में इस विचारधारा को चुनौती दी जाएगी और यूरोप की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से पलट जाएगी। तो अब तक हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 8वें, 9वें और 10वें को हम इसके नेक्स्ट भाग में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समर्थन बनाए रखें।